नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों एवं उससे संबंधित जो प्रमुख संप्रत्यय थी उन पर चर्चा की थी। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उन प्रमुख अवस्थाओं का जिक्र करेंगे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें उनके विषय में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं या हर साल उनको रिपीट किया जाता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने व निर्णय लेने की जो क्षमता होती है एवं एक बालक की जो सृजनात्मक रणनीति होती है किसी कार्य को, उन सबको बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए एक अध्यापक होने के नाते हमें इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। यानी जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास बालक का होता है वो उनकी भिन्न आयु की जो अवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग प्रकार से विकसित होता है या उनका विकास होता है। अगर इन अवस्थाओं को जानने से पहले हम इनके कुछ विशेषताओं को या इनसे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को जान लें तो ये हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए, ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। यानी प्रारंभ की पहली जो अवस्था है उसमें जो विकास का कार्य, चाहे वो शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, वो जो हो गया है उससे आगे की विकास की ओर वो अपनी दूसरी अवस्था में बढ़ता है। तो वो दूसरी अवस्था उस पहली अवस्था पर निर्भर होती है। सभी में निरंतरता, यानी जो प्रत्येक अवस्था है उसमें निरंतरता होती है। वो बहुत ज्यादा एक जगह रुक नहीं जाती है, उसमें धीरे या तीव्रता से निरंतरता बनी रहती है। प्रत्येक अवस्था एक विशेष समयावधि में उपयुक्त होती है। आगे हम जब इनकी अवस्थाओं को देखेंगे तो हमने देखा है कि जीन पियाजे ने इन अवस्थाओं को बालक के वर्ष या उसकी आयु के अनुसार विभाजित किया है एवं प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व की अवस्था से अधिक उपयुक्त होती है, या ये कहें कि हम ज्यादा विकसित होती है, वो आगे बढ़ती जाती है। यानी उसमें गिराव नहीं आता है, कमी नहीं आती है, बल्कि उसमें और ज्यादा विकास होता है कुछ अपवादों को छोड़कर। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इन विशेषताओं के बाद में जीन पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है वो उस अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के अंतर्गत मानी जाती है और इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। देखिए, जहां इस अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय, यानी ये जो संवेद होते हैं, संवेग होते हैं, उन पर आधारित होती है। संवेद हमारे कौन से हैं? आंख, नाक, कान। यानी आंख के द्वारा देखना, नाक के द्वारा सूंघ कर उसको महसूस करना, कान के द्वारा सुनकर उसको सीखना या मुंह के द्वारा बोलकर सीखना या जानने का प्रयास करना। तो इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा संचालित होते हैं। जो भी वो कार्य करता है या जो भी वो कार्य सीखता है वो उसके इंद्रियों के द्वारा संचालित होते हैं। उसके विवेक के द्वारा वो कार्य कम होकर बल्कि इंद्रियों के माध्यम से वो ज्यादा सीख पाता है। किसी चीज को छूकर महसूस कर पाता है कि वो उसे हर्ट कर रही है या उसके लिए सही है। आंख के द्वारा देखकर वो उस चीज को पहचान पा रहा है कि मेरे पास जो 12 घंटे 24 घंटे जो सर्वाधिक जो रह रही है औरत, वो मेरी माँ है, वो मेरे से ज्यादा क्लोज है, तो मैं उसके साथ अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। किसी अजनबी को देखकर वो उसके साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता है। दूसरा, बालक अपनी संवेदनाओं एवं सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करता है। अपनी जो संवेदनाएं हैं, किसी के सामने हंसकर, बोलकर, सामाजिक क्रियाएं यानी उसके परिवार में रहने वाले जो लोग हैं या और लोग हैं उनके साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इनके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्ति करता है। सीखने का और कोई माध्यम उसके पास नहीं होता है या और किसी माध्यम से, यानी हम चाहें कि उसको पढ़ाकर सिखा दें, वो चीज नहीं हो सकती। इस अवस्था में बुद्धि का प्रदर्शन उसकी गामक क्रियाओं में होता है। हमने बात की थी कि इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि बुद्धि का प्रदर्शन वो अपनी गामक क्रियाएं यानी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज, वो मोटर एक्टिविटीज जो करता है उनके माध्यम से प्रदर्शित करता है। जैसे चीजों को पकड़ना, खेलना, अपनी ओर खींचना या मुस्कुराना, ये सब जो क्रियाएं करके वो प्रदर्शित करता है कि क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या उसे अच्छा नहीं लग रहा, किस चीज को वो समझ पा रहा है, किस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है, और इसी के माध्यम से उसकी बुद्धि का प्रदर्शन होता है। पियाजे के अनुसार उसकी क्रियाएं स्कीमा ऑफ एक्शन होती हैं। स्कीमा के विषय में हमने पहले पढ़ा था।
तो उसकी जो ये क्रियाएं होती है, उसके मानसिक जो संक्रियाएं होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के स्थायित्व का ज्ञान आयु के अंतिम पड़ाव तक हो जाता है। आयु के अंतिम पड़ाव से यहाँ तात्पर्य बालक की व्यक्ति बनने के रूप में जो आयु खत्म होती है वहां नहीं, बल्कि इस अवस्था यानी 2 वर्ष तक की अवस्था जब खत्म होने लगती है, 2 से वो तीसरी वर्ष में पहुंचता है, उससे पहले पहले वो वस्तुओं के स्थायित्व का ज्ञान सीख जाता है कि बॉल क्या है, मेरी माँ कौन सी है, मेरे पिताजी कौन से हैं, इन सब चीजों को वो अब समझने लग जाता है, इनका ज्ञान उसे होने लगता है। ये उसकी आयु यानी 2 वर्ष की आयु के आसपास उसको होने लग जाता है, प्रारंभ में नहीं होता है। और प्याजे ने इस अवस्था को पुनः 6 उप अवस्थाओं में विभक्त किया है, जिसमें समय के अनुसार की प्रारंभ में उसकी गामक अवस्थाएं कैसे, जब वो जन्म लेता है तब क्या रहती है, फिर वो तीव्रता से कैसे बढ़ती है। तो इस तरह से 6 अवस्थाओं में उन्होंने इस अवस्था को डिफाइन किया है। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने पुनः 2 भागों में बांटा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 4 वर्ष तक के लिए है, और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था जो 4 से 7 वर्ष के बीच में मानी जाती है। इस अवस्था में अगर हम इन दोनों को एक साथ कॉमनली जानने का प्रयास करें तो, या अलग अलग भी इनको डिफाइन करें, तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है जिसको हमने 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था माना है, इस अवस्था में बालक अपनी माँ की प्रतिमा को पहचानने लग जाता है। इसके अलावा हर एक चीज को का अर्थ वो समझने लग जाता है, अनुकरण के द्वारा, वो खेल के द्वारा सीखने लग जाता है। जबकि जो उत्तर बाल्य अवस्था है उसमें वो थोड़ा वो तर्क करने लग जाता है, भाषाओं के विषय में जानने लगता है। हालांकि जो उसके तर्क होते हैं वो क्रमबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो समझने लग जाता है। आत्म केंद्रितता उसकी कम होने लग जाती है। अभी उसमें पलटावी का गुण, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पलटावी का गुण उसमें विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो उनका जोड़ तोड़ करने लग जाता है। यानी हमने जो पहले बात की आपको कि जोड़ना, घटाना आदि नियमों को वो क्रमबद्धता तार्किक रूप से समझ उसको नहीं आती है। हालांकि हम समझाते हैं तो वो उनको रटकर करने का प्रयास करता है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है वो समझ अभी उनमें विकसित नहीं हो पाती है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो घटनाओं एवं वस्तुओं का अर्थ ज्ञान, घटनाएं जो घटित हो रही हैं, वस्तुएं क्या है, गोल कैसी है, अगर गोल है तो गोल और चीजें कौन कौन सी हो सकती है, चांद गोल हो सकता है, रोटी गोल हो सकती है, थाली गोल हो सकती है, तो वो बता सकता है। यानी अर्थ ज्ञान उसको होने लग जाता है। अवस्था के प्रारंभ में आत्म केंद्रितता, हमने जो भी पहले बात की थी, आत्म केंद्र, अपने पे नहीं, अपना खेलना, अपना कूदना, भूख लगी तो रोना, चाहे माँ को उस समय नहीं है लेकिन उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नहीं जच रहा है तो रोने लग जाना कहीं पे, जब इच्छा हो रही है जग जाना, ये सब क्रियाएं आत्म केंद्रितता या ईगोसेंट्रिक के अंतर्गत आती है, का उदय होता है। किंतु अवस्था के अंत में, यानी जहां हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था में, वहां तक उसमें सामाजिकता का भाव आने लगता है। अब बच्चा जब वो 4 से 7 साल के बीच में, हम पेरेंट्स भी ये कार्य करने लगते हैं कि अब वो थोड़ा सा जब किसी व्यक्ति विशेष के सामने जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति या अपने से बड़ों के बीच में है, तो उनके प्रति आदर का भाव, उनके साथ जो वो शब्दों का प्रयोग करता है, शब्द जो सूचित वो करता है, पिताजी बोलना, बड़ों को किस तरह से बिहेव करना, ये सब धीरे धीरे उनमें विकसित होने लग जाते हैं। इस अवस्था में शब्दों एवं प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है। उसे भूख लगी है तो वो बता सकता है, प्रतीक चिन्हों का वो प्रयोग समझने लग गया है, जो थोड़े इजी हो सकते हैं। इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में खिलौनों के साथ अपने आप को काफी कंफर्ट फील करते हैं और साथ में उनके साथ खेलना, उनके साथ घुल मिल जाना इनकी आदत में होता है। ये एक विशेषता के रूप में हम देखते हैं। इस अवस्था के दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे शब्दों से वाक्यों का प्रयोग करने लग जाते हैं। हालांकि कई बार वो उनमें स्पष्टता नहीं होती है, यानी अशुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा का विकास होने लगता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था के कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ प्रमुख संप्रत्यय बताए हैं, जैसे जीववाद। जीववाद से यहाँ मतलब है जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, तो उसे जीववाद का नाम दिया है। अहम केंद्र, जो हमने अभी पहले बात की थी, ईगोसेंट्रिज्म, बालक जो कर रहा है वह सही है, ये सोचने का उसमें भाव होता है, और ये इस अवस्था के प्रारंभिक अवस्था में होती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ईगोसेंट्रिक जो उसका भाव होता है वो ये भाव होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है,
जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। ये भाव बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, जब वो 2 से 4 वर्ष का होता है। और तीसरा है अपलटावी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपलटावी का नेचर इस समय होता है, यानी गणितीय जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, इसमें बच्चों को वस्तुओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं अभी तक आ पाया है। यानी 4 क्या होता है, 6 क्या होता है, प्लस का साइन क्या होता है, ये उनको पता है। और 4 और 6 को प्लस करने पर आंसर क्या आता है, 10, ये उनको पता है। लेकिन इसके साथ अगर उनको 6 और 4 दे दिया जाए, पलट कर दे दिया जाए, तो वो नहीं बता सकते। ये उनके लिए एक समस्या बन जाती है, वो यहां उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। अपलटावी से तात्पर्य कि वो संख्याओं को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उन चिन्हों को समझ रहे हैं जिनके माध्यम से उनको हल करना है। लेकिन अगर उनको सेम समस्या संख्याओं को अगर हम पलट कर दे देते हैं, तो वो उसका आंसर दे पाने में सक्षम नहीं होते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त तार्किक चिंतन करने में प्रारंभ में बच्चा असमर्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे ये विकसित होती है। हालांकि इसमें क्रमबद्धता नहीं होती है। और साथ ही बालक कल्पना करना शुरू कर देता है। कब? 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था में। अब धीरे धीरे बालक कल्पनाओं का सहारा लेने लग जाता है, चंदा मामा पे क्या हो सकता है। लेकिन ये आगे की थोड़ी पूर्व उत्तर बाल्यावस्था में ये स्थिति पैदा होने लगती है कि वो कुछ चीजों को, संप्रतियों पर अपनी कल्पना करने लग जाता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, ये विशेषताएं बालक के अंतर्गत पाई जाती है। या ये कहें कि ये विकास बालक के अंदर संज्ञान के रूप में होने लग जाता है। जो बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसका समय 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का माना जाता है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज या इस अवस्था की हम विशेषताओं को देखते हैं कि इस अवस्था में, क्योंकि नाम है इसका मूर्त संक्रियात्मक, तो इस अवस्था में बालक की चिंतन और तर्क क्षमता विकसित होने प्रारंभ होने लग जाती है। मूर्त यानी जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष चीजें हैं, उन पर वो अपना चिंतन कर सकता है, उन पर तर्क कर सकता है, उनको सीखने का प्रयास वो कर सकता है। इस अवस्था में बालक करके सीखता है, वो स्वयं करके सीखने लग जाता है चीजों को। बालक का तार्किक चिंतन केवल प्रत्यक्ष ठोस या मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रह जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक ठोस, जो प्रत्यक्ष चीजें हैं, जो सामने उसको नजर आ रही है, यानी मूर्त चीजें हैं, उन चीजों पर अपना चिंतन कर सकता है। केवल उन चीजों पर अपना चिंतन का कार्य कर सकता है। हमने पिछली अवस्था में पढ़ा था कि अपलटावी का गुण था, लेकिन इस अवस्था में उल्टा हो जाता है। अब धीरे धीरे पलटावी गुण का विकास होने लग जाता है। यानी अब वो बता सकता है कि जहां पहले 6 + 4 करने पर आंसर 10 आता है, तो अगर उसको 4 + 6 दिया जाए तो भी वो उसका आंसर 10 निकाल कर दे सकता है। द्रव की अवस्थाओं का ज्ञान अर्थात ठोस, तरल, भार, तत्व आदि की समझ विकसित होना शुरू हो जाती है। द्रव से यहाँ तात्पर्य कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो तरल है, तो उसका भार क्या हो सकता है, क्या वो भारी हो सकता है। भार का मतलब क्या है, तत्व क्या है, कितना वो आकार लेगा, कितना उसकी लंबाई होगी, इन सब चीजों के प्रति उसकी समझ विकसित होने लग जाती है। वस्तुओं को घटते एवं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता उसमें विकसित होने लग जाती है। वो आरोही अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्रमबद्धता का गुण अब धीरे धीरे उसमें विकसित होने लग जाता है। देखिए, हमने ये जो इतनी चर्चा की है, इन विशेषताओं को देखा है, तो एक अध्यापक के रूप में हमें ध्यान रखना है कि जैसे पहली अवस्था में अगर बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है, सामाजिकता के माध्यम से सीख रहा है, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है, तो उस अवस्था में उसके पाठ्यक्रम की किस तरह की व्यवस्था, क्लासरूम एक्टिविटीज की किस तरह की व्यवस्था की जाए। दूसरी अवस्था में बच्चा अगर बाल्यावस्था की अवस्था में है, अमूर्त चिंतन अभी है, उसमें मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन दोनों अवस्थाएं, उसमें चिंतन की अवस्थाएं विकसित नहीं हो पा रही है, तो उस अवस्था के अंतर्गत हम बालक के लिए कक्षा के अंतर्गत किस तरह की व्यवस्था करें। तार्किक चिंतन अभी वो करने में समर्थ नहीं है, तो इजी वे में चीजों को समझाने का प्रयास कैसे करें। खिलौनों की आयु है, तो खिलौनों के माध्यम से सिखाने का प्रयास कैसे करें, यानी खेल खेल के माध्यम से कैसे सिखाएं। और तीसरी अवस्था जहां हम बात कर रहे हैं कि अब बच्चे में मूर्त चिंतन हो रहा है, तो वहां हम चीजें उसके सामने रखकर उनके विषय में सोचने के लिए उसे तैयार या प्रेरित करने का प्रयास करें।
अब अगर हम चौथी अवस्था को देखते हैं, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, इसका समय होता है 12 वर्ष से लेके वयस्क अवस्था यानी किशोरावस्था तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इस समय तक आते आते बालक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। यानी हम ये कहें कि तार्किक चिंतन की अवस्था, हम इस अवस्था को कह सकते हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की चीजों की वो अपनी डिस्क्राइब कर सकता है, ये क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वो वस्तुओं के गुण दोष की पहचान कर सकता है। चिंतन के अंदर ही हम गुण दोषों की बात करते हैं। अगर कोई चीज हमें समझा दी जाती है, अब इसके गुण दोष क्या हो सकते हैं, ये चीज बालक स्वयं निकाल सकता है, उनको पहचान सकता है। चिंतन लचीला एवं प्रभावी, वस्तुनिष्ठता वाला, वास्तविकता का गुण लिए हुए होता है। चिंतन का मतलब ये नहीं कि जो उसकी मर्जी में आया वो उसने बोल दिया, नहीं, उसमें क्रमबद्धता भी होती है, उसमें चेंजेस अगर हो सकते हैं तो वो उनको भी स्वीकार कर सकता है। वस्तुनिष्ठता होती है, वास्तविक रूप से ऐसा है ये भाव उसमें होता है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता होती है, ये चीज हमने देखी है। काल्पनिक रूप, हाइपोथेटिकल जो बातें हैं वो सोच का भी विकास उसमें होने लगता है कि किसी चीज, किसी समस्या का समाधान करने से पहले अगर हमें उसकी कल्पना समाधान के लिए, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं या समस्या समाधान विधि की बात करते हैं तो वहां सेकंड स्टेज हमारी हाइपोथेसिस मेंटेन करने की होती है, कल्पना या प्राकल्पना का निर्धारण करना होता है। तो वो भाव यहाँ विकसित होने लगता है। किसी समस्या का समाधान करने से पहले हम 2-3 उसके लिए रास्ते तैयार करते हैं, कल्पना करते हैं कि क्या ये ऐसे सोल्व हो सकती है, क्या ये ऐसे हो सकती है। तो वो चीज कहलाती है काल्पनिक रूप से किसी चीज को सोचना। तो ये चिंतन भी उसमें विकसित होने लगता है। अंतिम है शिक्षा के स्तर एवं औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के मध्य सकारात्मक सह संबंध होना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां इन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि शिक्षा का जो स्तर है और औपचारिक रूप से जो चीज पढ़ाई जाती है उनके बीच में अगर बालक में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन विकसित हो गया है तो शिक्षा का जो उसका स्तर है वो भी उच्च होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में सकारात्मक सहसंबंध होता है। दोबारा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि अगर बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन का विकास इस अवस्था में पूर्ण रूप से या बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, इट मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ वो सीखता है या उसकी बुद्धि का विकास होता है वो भी उतना ही होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में सकारात्मक सहसंबंध होता है। काल्पनिकता का भी विकास होता है, तार्किक चिंतन भी वो कर सकता है, तो इसलिए ये प्रभावी बन पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा जीन पियाजे ने कैसे भिन्न भिन्न 4 अवस्थाओं को बताते हुए एक के बाद एक का विकास होते हुए बालक का चिंतन का, संज्ञान का किस प्रकार से विकास होता है, ये चीज उन्होंने बताई है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए अपने शैक्षिक कार्यों में भी इसका प्रयोग करना है। तो अगर हम जीन पियाजे की इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता को देखें तो पूर्ण रूप से हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक होने के नाते या अभिभावक होने के नाते हमें बालक के पढ़ाई की तैयारी या पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। शिक्षार्थी की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, उन पर विशेष ध्यान हम इन अवस्थाओं के माध्यम से देकर निर्धारित करें। हालांकि कुछ इसमें दोष भी हैं, लेकिन उन दोषों को दूर करते हुए हम विद्यार्थी के अंदर ये सब चीजें विकसित इन आयु वर्ग को देखते हुए कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो शैक्षिक रूप में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते अध्यापन कार्य में हम स्वयं एक अच्छा दिशा निर्देश देके बालकों की इस अभिवृत्ति या उनके विकास को और अधिक अच्छा कर सकते हैं। तो आज हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अध्ययन किया है। आगे हम मनोविज्ञान के अन्य विषयों पर भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।